सारस्वत परिवार के लिए लड़कों की कमी पड़ गई जो उन्होंने एक डिलीवरी बॉय के हाथों में अपनी इज्जत रख दी। काजल का मूड खराब हो रहा था। कबीर अभी भी शांत बैठा था। दूसरी तरफ पब्लिक अपना काम कर रही थी। ये तो लालची आदमी है जो खाने के लिए सारस्वत परिवार का उपयोग कर रहा है। सारस्वत फैमिली के संपत्ति पर ही जिंदा है ये आदमी। वो तो ये भी सकता है कि सारस्वत परिवार केवल आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी होगी इस आदमी के लिए। ये इंसान सच में चीटर लग रहा है। आप सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? काजल अब और नहीं सुन सकी। मुझे कोई शौक नहीं है तुम लोगों के बीच रहने का, काजल ने दृढ़ता से कहा। कुछ पल के लिए कमरे में शांति छा गई। कबीर गर्दन नीचे करके चुपचाप काजल की बात सुन रहा था। विवेक तो पहले से ही अपसेट बैठा था। आखिर में काजल उठी और कबीर का हाथ पकड़कर वहां से जाने को तैयार हो गई। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तभी किसी के आने की खबर आई। ये कोई अननोन गेस्ट था। राहुल ने समय रहते सभी ड्रग्स और ज्यादा नशे में डूबे लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया था। राहुल के एहतियात की वजह यह थी कि यह गेस्ट राहुल के चाचा का गेस्ट था। कबीर भी ये अनाउंसमेंट सुनकर थोड़ा सतर्क हो गया। काजल ने इस दौरान गुस्से में ज्यादा पी ली थी और उस पर नशा हावी होने लगा था। तभी कमरे में राहुल के चाचा आए। उनके पीछे उनका गेस्ट था। कबीर की शातिर नजरें दरवाजे पर उस इंसान को देख रही थी। जब वो इंसान आया तो कबीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये मेडिसिन ग्रुप के मालिक हर्षवर्धन चौधरी थे। हर्षी साहब बहुत पहले इस होटल के मालिक थे। उनका कारोबार इसी होटल से शुरू हुआ था। उनके आते ही सब लोग जाकर उनके साथ सेल्फी लेने लगे। कबीर दूर बैठे सब देख रहा था। उसे हर्ष की आवाज भी आ रही थी। जब मैंने सुना कि आपके पास युवा लोगों का जमावड़ा हो रहा है तो मैं आपसे मिलने चला आया। युवाओं के बीच रहना मुझे पसंद है क्योंकि उनके अंदर एक अलग किस्म की पॉजिटिव एनर्जी रहती है। जब प्रवीण ने सुना कि मेडिसिन ग्रुप के चेयरपर्सन हर्षवर्धन आए हैं तो वह हैरान रह गया। हालांकि इतने सालों में मेडिसिन ग्रुप ने शिमला में कुछ नाम कमा लिया था और अब इस होटल से कोई सरोकार नहीं था। फिर भी शहर के पुराने लोगों के लिए यह होटल बड़ा था। हर्षवर्धन साहब भी बहुत कारणों की वजह से यूथ में पॉपुलर थे। उन्होंने यूथ के लिए बहुत सारा काम भी किया था। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो यूथ को ध्यान में रखकर शुरू किए गए थे। राहुल भी उनको बहुत अच्छे से जानता था। पहले तो उसे मालूम नहीं था कि कौन आ रहा है, मगर जब उसने हर्षवर्धन को देखा तो खुश हो गया। हर्ष अंकल, आपका वेलकम मैं करूंगा। इतना कहकर राहुल अंदर से एक वाइन की बोतल लेके आया। बाद में उसने वो बोतल हर्ष को दी। हर्ष ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए वाइन का ग्लास उठाया और पी गया। अब उनके आसपास सेल्फी लेने वालों की संख्या कम हो रही थी। राहुल ने हर्ष के आते ही चालाकी से कुछ मीडिया पर्सन्स को भी बुला लिया था ताकि उसकी फोटो हर्ष के साथ पहले पेज पे छप सके। बढ़ते शोर और हंगामे के बीच राहुल ने भीड़ को हाथों के जरिए शांत रहने के लिए कहा। राहुल के चाचा अंशुल सिंह डोगरा भी अब पार्टी में शरीक हो चुके थे। उनका एजेंडा भी साफ था, शराब पीना और हर्षवर्धन का साथ देना। दरअसल अंशुल सिंह डोगरा हर्ष के लिए काम करता था। हर्ष ने उसे बहुत सारा पैसा दिया था अपना नाम मार्केट में ऊपर करने के लिए और लोगों के बीच फेमस होने के लिए। माइक पे अंशुल सिंह डोगरा आकर सभी का स्वागत करते हुए बोले, मैं अंशुल सिंह हूँ। हमारे क्राउड में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चूंकि आप सभी राहुल के दोस्त हैं तो हमारे खास मेहमान हुए, इसलिए आग्रह है कि होटल के लजीज खाने और बेहतरीन मेहमान नवाजी का आनंद जरूर उठाएं। अगर कोई ऐसी चीज हो जिससे आप संतुष्ट न हो तो बेझिझक आएं और मुझसे कहें। मैं आपकी शिकायत जरूर दूर करूंगा। आप सभी को आने वाले वसंत महोत्सव की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इतना कहने के बाद अंशुल ने अपना गिलास उठाया और कहा, धन्यवाद बॉस। हर्षवर्धन ने भी अंशुल की हौसला अफजाई करते हुए कहा, खाना हमेशा की तरह अच्छा था। आपने क्वालिटी बरकरार रखी है। जब मैं शहर से दूर था तो मैंने अपने शहर के पारंपरिक वाइन और खाने को बहुत ज्यादा मिस किया था। आज ग्राउंड में आने के बाद शाम बन गई मेरी। भीड़ दोनों को देखकर बहुत उत्साहित थी और अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स की झड़ी लग गई थी। हर्ष और अंशुल सिंह अभी भी गिलास पे गिलास बनाकर पिए जा रहे थे। हर्षवर्धन दोबारा माइक पे आकर बोले, आज मुझे अंशुल की वजह से आप सभी से मिलने का सौभाग्य मिला। इस होटल में वापस आना बहुत अच्छा लगता है। मैं इस मौके पर इस होटल में थोड़ा और निवेश करने की घोषणा करता हूँ। मैं चाहूंगा कि इस होटल का विस्तार किया जाए और जल्दी किया जाए। ये मेरे शिमला वासियों के लिए मेरी तरफ से भेंट होगी। हर्षवर्धन ने स्टेज से ऐलान किया, हम हर्ष साहब के सफल करियर की कामना करते हैं। हर्ष साहब को नया साल मुबारक हो। अंशुल सिंह ने जोश के साथ सबसे कहा। अंशुल ने देखा कि हर्षवर्धन साहब अब बहुत ज्यादा पीकर नशे में झूमने लगे थे। उनको देखकर पार्टी में युवा भी मदहोश हो रहे थे।
उनकी हालत देख हर्ष के बॉडीगार्ड ने उनको वहां से निकलने के लिए कहा। नशे की वजह से हर्षवर्धन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर उन्हें देख बाकी सभी समझ रहे थे कि वो अभी जाना नहीं चाहते थे। तभी हर्षवर्धन ने गिलास और स्प्रिंग वाइन की एक बोतल ली, अपने लिए एक गिलास लिया और स्टेज से उतरकर बढ़ते बढ़ते कबीर के पास पहुंच गए। कबीर को भीड़ ने रास्ते से हटा दिया था। कबीर को देखते ही हर्ष के हाथ से बोतल छूट गई। उसका सारा नशा उतर गया। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसने कोई भूत देख लिया हो। मास्टर कबीर, आप यहाँ? मुझे तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ मिलेंगे। हर्षवर्धन ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। दरअसल हर्षवर्धन अंशुल के साथ शहर में होटल उद्योग के नियमों के बारे में कुछ विचारों और सुझावों पर चर्चा करने आया था। ये बात भीड़ को नहीं पता थी, मगर कबीर जानता था कि हर्ष उस शहर में क्यों आया था। अंशुल की मीटिंग के बाद हर्ष जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी राहुल के पार्टी के बारे में अंशुल ने अपने फोन पर बात की। साथ में अंशुल के सिक्योरिटी गार्ड ने अंशुल को BMW वाले वाकये के बारे में भी बताया। जब हर्ष को BMW वाली बात का पता चला था तो वो समझ गया था कि ये मास्टर कबीर का ही काम था, मगर वो अपनी आंखों से इत्मीनान करना चाहता था कि क्या सच में कबीर वहां था। ये सब हर्ष का एक सोचा समझा प्लान था और उसने युवाओं से मिलने का बहाना बनाकर पार्टी में जाने की इच्छा जताई। ये एक ऐसा झूठ था जिसे हर्ष के जानने वाले सच ही मानते। चेहरे पर एक मुस्कान के साथ हर्ष ने कहा, मैंने हमेशा आपको साथ बाहर चलने के लिए कहा है, लेकिन आपके पास कभी समय नहीं रहा। शायद आप मेरे साथ बाहर जाना नहीं चाहते। क्योंकि आज इत्तेफाक से हम यहाँ मिले हैं, कम से कम मुझे आपको ग्रीट करने का मौका जरूर दें। एक दोस्त होने के नाते इतना हक तो बनता है मेरा। फिर उसने काजल की तरफ देखते हुए कहा, आपकी पत्नी से मिलकर भी बेहद खुशी हुई। कबीर हर्ष के सम्मान में खड़ा था। काजल को कुछ होश नहीं था। वो साइड में कुर्सी पर आके बंद करके बैठी हुई थी। अंशुल, राहुल और वहां खड़े सभी लोग हैरान होकर टकटकी लगाए हुए थे। किसी को भी हजम नहीं हो रहा था कि हर्षवर्धन उस जोकर इंसान को इज्जत देकर बात कर रहे थे। आलम यह था कि हर्ष कबीर के लिए ड्रिंक्स बना रहा था। हर्ष उसे जाने देना नहीं चाह रहा था। अंशुल ने सोचा कि हर्ष साहब ज्यादा पी लेने की वजह से अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। हालांकि पहले कभी नशे में भी हर्ष साहब अपने कॉम्पिटिटर और सपोर्टर्स को इतनी आजादी नहीं देते थे कि खुद उनके लिए ड्रिंक्स बनाए भी और ऑफर भी करें। दूसरों को तो ऑफर भी नहीं करते थे, मगर उसने ये नहीं देखा कि हर्ष के बॉडीगार्ड भी कबीर को इज्जत दे रहे थे, जबकि उन्होंने कुछ नहीं पिया था। अब राहुल के दिमाग में भी 10 सवाल आने लगे थे। हर्ष साहब कबीर को शराब लेने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। कबीर लगातार मना किए जा रहा था। हारकर उन्होंने काजल के लिए ड्रिंक्स ऑफर किया, तब भी कबीर ने मना करते हुए कहा, वो आज पहले से ही बहुत नशे में है, इसलिए उसका और पीना अब ठीक नहीं है। तभी काजल होश में आने लगी। दरअसल कुछ देर पहले कबीर ने काजल को नशा कम करने के लिए टैबलेट दी थी। अब वो काम कर रही थी। काजल की आंख खुली तो सामने हर्ष बैठा था और उसके बगल में कबीर। काजल को अभी भी कॉन्ट्रैक्ट याद था। काजल ने लड़खड़ाते हुए कहा, अंकल हर्ष, आप यहाँ? कबीर ने काजल की बात काटते हुए उसे आराम करने को कहा। उसके बाद हर्ष की तरफ मुड़ा और बोला, अब हमें चलना चाहिए, इजाजत दीजिए। हर्षवर्धन कबीर का इशारा समझ गया और एक झटके में अंशुल के पास चला गया, उसे समझाने के लिए कि कबीर को ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ पार्टी में जिस कबीर के ऊपर सब लोग ताने कस रहे थे, उसकी इज्जत अचानक से हर्ष ने बढ़ा दी थी। आखिर में अंशुल सिंह के कहने पर सभी ने धन्यवाद में अपने प्याले उठाए और एक जोर से आवाज के साथ सबने अपना अपना प्याला खत्म किया। हर्ष और अंशुल सिंह पार्टी को अलविदा कहते हुए निकल गए। उनके जाने के बाद कबीर को सब लोग अलग तरह से देख रहे थे। बचे हुए लोग अभी भी आपस में बात कर रहे थे। राहुल, आपको अपने चाचा से ठीक से बात करनी चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि इस होटल में सभी को आने जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। प्रवीण की खूबसूरत महिला साथी ने राहुल से कहा। कबीर ने उस महिला की बात सुन ली थी। उसने सोचा कि प्रवीण और उसके दोस्त जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि उसे उकसाया जा सके, मगर बात कुछ और थी। कबीर को महसूस हुआ कि प्रवीण और उसके दोस्त शायद उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। आखिर क्या बात थी जो कबीर नहीं समझ पाया था? क्या जानबूझकर उसे और काजल को उस पार्टी में फंसाने के लिए बुलाया गया था? कौन था वो जिसने कबीर के खिलाफ साजिश रचने की जरूरत की थी? और क्या होगा जब कबीर का सामना उस साजिश से होगा? क्या वो साजिश रचने वाले को मार देगा या काजल के सामने उसे जिंदा छोड़ बाद में हिसाब पूरा करेगा? क्या मोड़ लेगी उसकी जिंदगी यहां से? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1। पार्टी अब खत्म होने वाली थी। पहले तो
कबीर को महसूस हुआ था कि प्रवीण और उसके दोस्त शायद उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे, मगर ध्यान से सुनने के बाद ही वो समझ पाया कि बात क्या है। उसे पता चला कि प्रवीण की प्रेमिका खाने के बीच में उठकर बाथरूम गई थी, मगर बाथरूम किसी ने गंदा छोड़ रखा था। तब उसके पास बाहर के वॉशरूम में जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। वो बाहर अकेले ही गई थी, जहां किसी ने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया था। विवेक अपराधी था, सुप्रिया उसी का नाम दे रही थी। कबीर समझ गया कि विवेक ने शराब के नशे में सुप्रिया के साथ बेतुकी हरकत की थी। कबीर को समझते देर नहीं लगी कि विवेक लंबे समय से इंग्लैंड में रहने की वजह से ही ऐसी सोच रखने लगा था, जो भारतीय समाज में उचित नहीं मानी जाती थी। ऐसे हालात में प्रवीण क्या कदम उठाता, ये देखने वाली बात थी, क्योंकि सुप्रिया विवेक की तरह नहीं थी, जो लंबे समय तक विदेश में रही हो और देश के हालात से वाकिफ न हो। वो जानती थी कि जिस व्यक्ति ने इस रॉयल होटल में उस पर हाथ रखने की हिम्मत की थी, उसकी औकात छोटी नहीं थी। उसे बस उसकी गहराई का पता नहीं था। सुप्रिया ने इसलिए चतुराई से राहुल को यह बात बताई थी। वो होटल के बॉस का भतीजा था। अंशुल सिंह ने भी कुछ समय पहले ही अपनी ताकत दिखाई थी। सुप्रिया की एक ही मांग थी, विवेक को अपनी गिरी हुई हरकत की कीमत चुकानी पड़ेगी। जब प्रवीण ने सुना कि सुप्रिया के साथ अन्याय हुआ है, तो उसने कहा, भाई राहुल, आपको अपने चाचा से कहकर इस मामले की पूरी तरह से जांच करानी चाहिए। मगर राहुल इस मामले को तूल नहीं देना चाह रहा था। क्योंकि सुप्रिया बाहर के शौचालय का उपयोग कर रही थी, इसलिए आप लोगों को इस मामले पर ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। ये किसी के साथ भी हो सकता था। राहुल ने बात को संभालने के लिए कहा। राहुल, आपको हर हाल में इस मामले में सुप्रिया की मदद करनी होगी, प्रवीण ने राहुल पर दबाव डालते हुए कहा। यह आपके होटल का एरिया है और मुझे यकीन है कि आप अपने पुराने क्लासमेट को निराश नहीं करना चाहोगे, सुप्रिया ने थोड़ा दृढ़ और रूखे स्वर में कहा। राहुल वैसे तो कुछ नहीं करना चाहता था, मगर वो ये भी जानता था कि बिना कुछ किए प्रवीण और सुप्रिया उसे छोड़ेंगे नहीं। अभी अंशुल अंकल ने सबको कहा था कि अगर कोई किसी बात से असंतुष्ट है तो बिना हिचकिचाए या बिना हिचके उन्हें बताएं। अब जब गलत हुआ है तो उन्हें क्यों नहीं बताया जाए। प्रवीण ने भी थोड़े कड़े स्वर में सुप्रिया का साथ देने के लिए राहुल से सवाल किया। ठीक है, जब तक मैं बॉस को फोन कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे होटल के सुरक्षा गार्ड उस आदमी को हमारे सामने घुटने टेकने और उसकी गलतियों को स्वीकार कराने में सक्षम होंगे। राहुल ने दबाव में आकर मामला को खत्म करने के लिहाज से कहा। तब तक छात्रों के समूह ने भी राहुल पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे वहां पार्टी में मौजूद बाकी के लोग भी सुप्रिया की तरफ हो रहे थे। भीड़ में बढ़ते रोष को देख राहुल ने अपना फोन निकाला और होटल की लॉबी के मैनेजर को फोन किया। उसने उसे मॉनिटर की जांच करने और उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए कहा। वो एक्शन लेने से पहले उस आदमी के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। उसने बाकी सभी लोगों से कंफर्म करके सिक्योरिटी टीम को विवेक के बारे में अपडेट कर दिया। साथ में वो इस घटना के प्रूफ हासिल करने के लिए भी बोलता है, ताकि कल को अगर कोई बात बाहर गई तो वो कार्रवाई का पूरा ब्यौरा दे सके। इस तरीके की घटना की खबर होटल की इमेज के लिए भी अच्छी नहीं थी। ऐसे भी उसके चाचा ने अपने इस होटल की पब्लिसिटी एक फैमिली होटल के तौर पर की थी। दूसरी ओर हर्षवर्धन को विदा करने के बाद अंशुल सिंह कमरा नंबर 8888 में आया। कमरे के अंदर कुछ उग्र दिखने वाले लोग बैठे थे। उन सभी के साथ एक लड़की भी थी, जिन्हें वो गले लगा रहे थे और मस्ती कर रहे थे। देखने में लगता कि वहां ड्रग्स वाली पार्टी चल रही थी। उस कमरे में एक नेता भी था। कहानी में अब नया मोड़ आया था। अंशुल सिंह इस होटल का सिर्फ नाम का मालिक था। होटल का असली मालिक मास्टर जियो था। मास्टर जियो के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। आपने इस बार अच्छा काम किया। मास्टर जियो को तो इसके बारे में पता चल ही जाएगा, नेता ने कहा। कहाँ? ये सब आरके ने मुझे सिखाया था, मैं केवल उसे फॉलो कर रहा था, अंशुल ने सफाई में कहा। आरके मास्टर जियो का राइट हैंड माना जाता था। कमरे में सब लोग मुस्कुरा रहे थे। तभी अंशुल ने कुछ कार्ड्स निकाले और नेता को सौंप दिया। भाई, आप भी गजब है, ये आप बाद में भी दे सकते थे। खैर, इस समय मेरे पास आपके लिए एक जानकारी है, नेता कार्ड रखते हुए बोला। कैसी जानकारी नेताजी? अंशुल ने उत्सुकता से पूछा। आरके ने बताया कि सरकार शहर के साउथ में कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाली है। निवेश बहुत ज्यादा बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट लेना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे में हमारे आदमी को ये काम मिल जाए तो मास्टर जियो खुश हो जाएंगे, नेता ने अंशुल को समझाते हुए कहा। मगर पहले से जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं वही ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। सिक्योरिटी के मामले में भी वो इलाका पीछे है, अंशुल ने परेशान होकर कहा। लोग पागल नहीं हैं जो इस प्रोजेक्ट को पाना चाहते हैं। आखिर 200 करोड़ से अधिक की बात है, नेता ने गंभीरता और जोर देते हुए कहा। मांस के इतने बड़े बड़े टुकड़े के साथ बहुत सारा पानी और समय भी चाहिए होगा। अंशुल सिंह नेता के ऑफर को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं था। अगर बॉस चाहेंगे
तो करना ही पड़ेगा। जानते हो ना, नेता आप धमकाते हुए बोला, बात करने की नहीं है, मैं कितने लोगों से उधार ले सकता हूँ, बॉस को समझना चाहिए। अंशुल अपनी परेशानी बता रहा था कि तभी कमरे में झुर्रीदार कपड़ों में एक युवक अंदर आया। उसके आने से जो लोग लड़कियों के साथ थे वे खुद को संभालने लगे। ये लड़का जो आया था वो आरके का छोटा भाई था। वो पार्टी के लिए इस होटल में आया था। सभी मौजूद लोगों में सबसे ज्यादा हैरान था नेता। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरके का छोटा भाई उसे यहाँ मिलेगा। बेटा आप यहाँ, क्या चल रहा है? आइए आपको सबसे मिलवाता हूँ। ये अंशुल सिंह है जो इस होटल के मालिक हैं। नेता ने बिना देर किए उसके आते ही अपनी बात कहनी शुरू कर दी थी, मगर उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वो लड़का वहीं फर्श पर बैठ गया। दरअसल इस लड़के को थोड़ी देर पहले विवेक ने बहुत पीटा था। बेशक कमरे में उसको ज्यादा लोग नहीं जानते थे, मगर सच तो यही था कि वो आरके का भाई था। जब वो होटल में आया था तो उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे पीटा जाएगा। जब उसे महसूस हुआ कि वो दूसरे पक्ष को हराने में असमर्थ है तो भागते हुए वो मदद के लिए लोग बुलाने आया था। तुम्हें क्या हुआ बेटा? नेता ने उसके पास जाकर पूछा। अंशुल सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने उस लड़के को शराब ऑफर की और आराम करने को कहा, मगर वो लड़का बड़बड़ा रहा था। अंशुल भैया, अगर सच में आप मेरे भाई के एक अच्छे दोस्त हैं तो आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे, है ना? छोटे भाई, क्या हुआ है तुम्हें? क्या मैं तुम्हारे भाई को कॉल करूं? अंशुल ने परेशान होकर पूछा। भैया आप बस मुझे कुछ आदमी दो, बाद में आप इन सब का हिसाब मेरे भाई से कर लेना। आरके के भाई ने बोला। ठीक है, मगर तुम करोगे क्या उनका, ये तो बताओ। अंशुल ने चिंतित आवाज में पूछा। कुछ खास नहीं भैया, बस बड़े साहब ने एक डील को चेक करने के लिए बोला है, मैं उनको लेकर वहीं जाऊंगा। आप परेशान मत हो, मैं देख लूंगा, आरके के भाई ने डर छिपाते हुए कहा। अब तक अंशुल के पास विवेक की कंप्लेन आ चुकी थी, लेकिन पहले वो अपने खास दोस्तों का ख्याल रखना चाहता था। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आरके के छोटे भाई यानी कि विशाल को भी विवेक नहीं माना है। अंशुल ने तुरंत अपना सेलफोन निकाला और अपने 6 आदमियों को उस कमरे में बुलाया। देखते देखते उसके 6 आदमी आ गए। तुम लोग विशाल के साथ जाओ, बिग ब्रो आरके को कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अंशुल सिंह ने उन आदमियों को ऑर्डर दिया। अंशुल सिंह को पता था कि आरके अपने भाई को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग तैयार करना चाहता था। वो ये भी जानता था कि अच्छा मौका था जब विशाल बाहर में डील करना सीखेगा। बस वो ये नहीं जानता था कि विशाल उससे झूठ बोल रहा था। बस स्थिति की गंभीरता पर ध्यान देना और इस बात का खास ध्यान रखना कि कोई भी मरना नहीं चाहिए। नेता ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा। धन्यवाद भाई, मैं अभी आता हूँ। विशाल अंशुल सिंह का शुक्रिया अदा कर घुमा और 6 आदमियों को लेकर चला गया। उसे कुछ देर रुकना चाहिए था। जितनी जल्दी में आया उतनी ही जल्दी में चला गया। आज मौका भी अच्छा था, लड़का थोड़ा एंजॉय कर लेता हमारे साथ। अंशुल ने अपना सिगरेट जलाते हुए अफसोस जताने के लहजे में कहा। मास्टर जियो के आदेश को टालना ठीक नहीं होता है। देख नहीं रहे थे विशाल कितनी जल्दी में था? नेता ने अंशुल की बात काटते हुए कहा। लेकिन मैं आज तक नहीं समझ पाया कि अगर मास्टर जियो के आदेश को नहीं माना जाए तो होता क्या है? अंशुल ने लापरवाही से कहा। कोई जिंदा नहीं बचता, फिर कौन बताएगा कि आदेश को नहीं मानने पर क्या होता है? हम 10 से अधिक लोगों को जानते हैं जिन्होंने ऐसा किया था, मगर मास्टर जियो ने उनको नरक के दर्शन करा दिए। नेता ने अंशुल को बहुत शांत तरीके से जियो कितना खतरनाक है समझा दिया। एक बात पूछे तुमसे, ये मास्टर जियो सच में कौन है? कभी मिले हो तुम या सिर्फ एक औवा है? अंशुल ने गंभीरता से पूछा। मैं खुद कभी मिला नहीं हूँ, मगर जो मिले हैं वो लोग कहते हैं कि उसकी आंखों में मौत दिखती है, मगर उसके साथ उनका रिश्ता बहुत छोटा सा है। वो जो बोलते हैं आरके के जरिए मुझे पता चल जाता है और मैं वो काम कर देता हूँ। नेता अंशुल को रिश्ता समझाते हुए बोला। अंशुल सिंह को जवाब से सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिला था, मगर हाँ वो कुछ ज्यादा सोच भी नहीं सकता था। तभी अंशुल के दिमाग में विवेक की तस्वीर उभरी। उसे याद आया कि कोई कंप्लेंट आई थी पार्टी से, मगर फिर सोचते हुए कि ये मैटर उसके लिए सुलझाना छोटी बात थी, उसने विवेक के बारे में सोचना बंद कर दिया और नेता के साथ चर्चा करना जारी रखा। दूसरी तरफ कमरे 1123 में राहुल का फोन बजा। ये फोन लॉबी मैनेजर का था। राहुल पहले थोड़ा हैरान हो गया। उसने अभी कुछ देर पहले ही लॉबी मैनेजर से बात की थी। अब फिर से उसका फोन आ रहा था। राहुल फोन उठाता है। राहुल सर, यहाँ कुछ लोग आए हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। उन्होंने ज्यादा ड्रिंक भी कर रखी है। कौन थे लोग जो होटल में घुस आए थे? अभी तो विवेक का मामला सुलझा भी नहीं था कि होटल क्राउन में एक नई मुसीबत आ पहुंची थी। भला कबीर इन सब के बीच काजल को कैसे निकाल कर ले जा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1।
विवेक की हरकत के बाद होटल में एक अफरा तफरी का माहौल था। अंशुल सिंह जहां अपने लोगों के बीच बैठकर अपने कारोबार को नई शक्ल देने वाला था, वहीं पता चलता है कि अंशुल सिंह डोगरा हर्ष का आदमी नहीं था। वो असल में मास्टर जियो के लिए काम करता था। जब लॉबी मैनेजर ने राहुल को कॉल कर कुछ लोगों की जबरदस्ती घुसाने की खबर दी, तो उस लॉबी मैनेजर से किसी ने फोन ले लिया और बोला, बेहतर होगा कि आप इस मामले में शामिल ना हो। मैं आपके चाचा का दोस्त हूँ। मैं उनके साथ रूम नंबर 8888 में था और बॉस अंशुल भी वही है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। इससे पहले कि राहुल कुछ पूछ पाता, फोन कट चुका था। राहुल का दिमाग शराब से थोड़ा सुन्न हो गया था, इसलिए उसे फोन पर सुनी गई जानकारी समझ में नहीं आई। उसके साथ में खड़े लोग हालांकि उत्तेजित थे। उनको लग रहा था कि लॉबी मैनेजर ने शायद विवेक के खिलाफ कोई सबूत निकाल दिया है। तभी राहुल के पीछे से तेज आवाज सुनाई दी। कमरे का दरवाजा लात मारकर बाहर से खोला गया था। वो शोर इतना खौफनाक था कि सब डर के कमरे में एक तरफ हो गए थे। राहुल भी घबरा गया था। कौन बदतमीज है जिसने गेट पर ऐसे लात मारी? क्या वो नहीं जानता कि ये जगह किसकी है? आजकल तो जिसे देखो कहीं भी घुस जाता है। मेरे होटल का नुकसान करने का मतलब अपनी जान देकर कीमत चुकानी होगी। शायद जीने से थक गए हो तुम लोग। राहुल ने शराब के नशे में ही जोर से चेतावनी देते हुए कहा। हालांकि प्रवीण उनमें से कुछ को जानता था और उसने उनका अपमान करने की हिम्मत नहीं की। वो चुपचाप किनारे पर चला गया। बाद में यह पता चला कि विवेक को ढूंढते हुए जो लोग वहां आए थे, वो विशाल के साथ आए लोग थे। जब विवेक ने विशाल को मारने के बाद अपना रास्ता लिया था, तब विशाल ने दूर से ही उनका पीछा किया था। विवेक के स्थान की पुष्टि करने के बाद वो लोगों की तलाश में कमरे में गया था और अब उन्हीं लोगों के साथ विवेक की तलाश में इस कमरे में दाखिल हुआ था। वो लोग कमरे में हर तरफ फैल गए थे। विशाल ने विवेक और सुप्रिया की ओर इशारा किया। सुप्रिया ने भ्रमित होकर प्रवीण की ओर देखा। हम इन लोगों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। प्रवीण ने मन ही मन ये महसूस किया। उसे समझ में आ गया कि सुप्रिया ने इन लोगों को नाराज किया था। विवेक ने विशाल के साथ क्या किया था, ये तो विशाल की शक्ल देखकर समझ आ रहा था, मगर सुप्रिया ने क्या किया था ये कोई नहीं जानता था। कमरे के दूसरे कोने से विवेक आता है। वो समझ गया था कि उसे घेर लिया गया है। एक दफा तो प्रवीण से बच सकता था, मगर विशाल से बचना बहुत मुश्किल था। विवेक को देखते ही विशाल की ठहरी हुई मगर डराने वाली आवाज आई। हम तुम्हें ढूंढने के लिए इस कमरे को छानने ही वाले थे। अच्छा हुआ तुम खुद आगे आ गए। अब जल्दी करो और घुटने टेक कर सुप्रिया से माफी मांगो, नहीं तो तुम्हें हम लोग इतना मारेंगे कि तुम्हारी सात पुश्त भी लड़की के नाम से डरेगी। राहुल और प्रवीण अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था। कुछ लोग अचानक आते हैं, पूरे कमरे को घेर लेते हैं और अब विवेक से माफी मांगने को कहते हैं। कुछ गुंडों से निपटना कोई समस्या नहीं थी, मगर वो गुंडे खुद अंशुल के आदमी थे। विवेक, जो स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, ने समझा कि राहुल के रिश्ते के कारण हो रहा था। अब जब तुम्हें तुम्हारी गलती का पता चल गया है, तो तुम्हें बस सुप्रिया से माफी मांगने की जरूरत है। विशाल जब दोबारा विवेक से माफी मांगने को कह रहा था, तो विवेक एक तरफ राहुल को देख रहा था और दूसरी तरफ विशाल और उसके आदमियों को। मगर विवेक में कोई हरकत होते ना देख विशाल खींच उठा। मैं ये केवल एक बार और कहूंगा, घुटने टेको और अपनी गलतियों को स्वीकार करो। रही बात उस लड़की की, तो लड़की आज रात हमारे साथ आएगी। जहां तक तुम लोगों का सवाल है, मुझे मतलब नहीं कि कोई क्या सोचता है। सुप्रिया को साथ ले जाने वाले बात पर प्रवीण और राहुल चौंके मगर चुप रहे। एक्सक्यूज मी, मैं कोई सामान नहीं हूं जो मुझे कोई भी कहीं भी लेकर चला जाए। मुझे लगा ये आदमी विवेक को कुछ सबक सिखाने आया है, मगर ये तो मेरे ही पीछे पड़ गया। सुप्रिया ने प्रवीण का हाथ पकड़ते हुए विशाल को देख नाराजगी जताई। मैं आपको नहीं जानता, आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो? अगर आपने उन्हें नाराज किया है तो आपको उनके साथ जाना चाहिए। मुझे इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है। प्रवीण ने अचानक स्वर और तेवर बदल लिए। ये सुप्रिया के लिए बहुत बड़ा धक्का था। क्या तुम इतना गिर चुके हो कि अपनी गर्लफ्रेंड को किसी को भी एक रात के लिए दे दोगे? तुम ऐसे निकलोगे प्रवीण? मैंने नहीं सोचा था। थोड़ा तो सोचो यार, क्या तुम्हें नहीं पता कि लड़कियों को पलकों पे रखा जाता है? विवेक ने हैरानी जताई। मुझे लगता है कि तुमने अभी इस लड़की को समझा नहीं है। तुम सच में ना समझ कीड़े हो, प्रवीण ने विवेक को धिक्कारते हुए कहा। प्रवीण, अपनी हद में रहो। विवेक ने भी गरज कर प्रवीण को चेतावनी देने के लहजे में कहा। चूंकि अब विवेक का नशा उतर चुका था, तो प्रवीण को जवाब दे पा रहा था। उन दोनों की बातें सुनकर विशाल और उसके आदमी हंस रहे थे। उनके सामने दो बेकार लोग लड़ रहे थे। इस सब के बीच सुप्रिया सोच नहीं पा रही थी कि वो किसका साथ दे। वहां मौजूद दूसरे स्टूडेंट भी प्रवीण के खिलाफ थे। विशाल को बेवकूफों के समूह के साथ बहस करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि वे खुद ही एक दूसरे के खिलाफ थे।
विवेक और प्रवीण ये भी नहीं जानते थे कि दूसरी पार्टी कितनी शक्तिशाली है। ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। विशाल के पीछे से एक ही समय में दो आवाजें और वही शब्द सुनाई थी। उसके सामने राहुल था, जो अभी अभी होश में आया था। उसके पीछे अंशुल सिंह था, जिसे लॉबी मैनेजर से अभी अभी एक सूचना मिली थी। अंशुल सिंह ने नहीं सोचा था कि वो इतना बदकिस्मत होगा कि उसके भतीजे के दोस्त ने आरके के छोटे भाई को नाराज कर दिया था। भाई अंशुल, आप यहाँ कैसे? आपको आने की जरूरत नहीं थी। जब विशाल ने अंशुल सिंह को देखा तो बोल उठा। उसने सोचा नहीं था कि अंशुल सिंह भी वहां आएगा। विशाल ने अंशुल को यह भी बताने की कोशिश की कि विवेक बहुत घटिया आदमी था, जिसने उसके खिलाफ गुंडागर्दी करने की हिम्मत की थी। अंशुल सिंह को आते देख अन्य छात्रों ने भी अपनी बात रखी। सबके साथ सुप्रिया भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे उम्मीद थी कि विशाल से उसको खतरा नहीं रहेगा। देखो, जो भी हुआ वो मेरे यहाँ नहीं होने के समय हुआ, इसलिए मैं उस घटना के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मगर मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को अब आगे नहीं बढ़ने देंगे। अंशुल सिंह ने शांति के साथ मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, क्योंकि एक तरफ उसका भाई था और दूसरी तरफ आरके का छोटा भाई। वो दोनों में से किसी एक का ना पक्ष ले सकता था और ना ही दोनों में से किसी एक को नुकसान पहुंचा सकता था। उसके लिए इस मामले को रफा दफा करने में ही भलाई थी। इस मामले को यहीं खत्म करो। मैं आपके बड़े भाई से इसकी माफी मांग लूंगा। अंशुल सिंह ने विशाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। विशाल ने जब अंशुल की बात सुनी तो धीरे से अंशुल का हाथ नीचे उतारा और उसे एक जोर का तमाचा मारा। वहां मौजूद हर एक आदमी सन्न रह गया। विशाल के चेहरे पर अंशुल को मारने का कोई तनाव नहीं था। वो धीरे से अंशुल से दूर जाते हुए सबको समझाते हुए बोला, मैं तब से इस इंसान को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ लोगों ने मुझ पे हमला किया है, मगर इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह अंशुल सिंह, मेरे भाई का दोस्त अंशुल सिंह, जो इतना डरपोक है कि मुझे इसका नाम लेते शर्म आ रही है। पता नहीं मेरा भाई ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों करता है। लानत है इन पर। अपने चाचा को अपमानित देखकर राहुल का खून खौल रहा था। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे अंशुल सिंह ने रोक लिया। अंशुल सिंह जानता था कि विशाल अपने भाई के दम पर उछल रहा है। हालांकि अपमान का प्याला पीना आसान नहीं था, मगर अंशुल सिंह को अपनी सच्चाई भी मालूम थी। होटल का स्वामित्व हमेशा से मास्टर जियो के हाथों में था। अंशुल सिंह तो सिर्फ मास्टर जियो के इशारे पर नाचने वाला पुतला था, जो होटल को सामने से चला रहा था। वो जानता था कि अगर मास्टर जियो को इस घटना की भनक भी लग गई तो ये होटल उसके हाथ से निकल जाएगा। ये बात प्रवीण भी जानता था कि विशाल क्या कर सकता है। विशाल से बचने के लिए ही पहले उसने सुप्रिया को लेकर भागने की योजना बनाई थी, जो विवेक ने बर्बाद कर दी थी। इस कारण जब विशाल सामने आ ही गया तो प्रवीण ने सुप्रिया को ही उल्टा सीधा बोला, ताकि विशाल को उस पर शक ना हो। इसका असर यह हुआ कि सुप्रिया का प्रवीण पर से भरोसा उठ गया। सुप्रिया इस बात से अनजान थी कि विशाल को प्रवीण तब से जानता था जब वो शहर के साउथ में रहा करता था। मैंने जब अपना मन बदल लिया है, आप मुझे सबक सिखा सकते हैं। मैं सबके सामने अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा हूँ। मुझे आपके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए था। आई एम सॉरी ब्रो, मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर है। ये विवेक की आवाज थी जो विशाल से बात कर रहा था। सुप्रिया ने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि विवेक भी ऐसा कुछ कर सकता है। कितने अच्छे हो तुम, मगर अभी से कुछ वक्त पहले जो तुम मुझे जान से मारने वाले थे, अब क्या हो गया? अरे पागल, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो मेरा भाई मुझे कैसे माफ करेगा? आखिर आरके के भाई होने का कुछ तो मतलब होता है ना। तुम चाहो तो पूछ लो अंशुल साहब से, विशाल ने अहंकार में बोला। तभी देखते ही देखते विशाल का एक आदमी पीछे से आया और विवेक को एक जोर का रॉड मारा। उसके प्रहार से विवेक जमीन पर गिर पड़ा। सुप्रिया एक चीख के साथ उसकी तरफ दौड़ी। प्रवीण को यह पसंद तो नहीं आया, मगर इस वक्त वो विशाल के नजर में नहीं आना चाहता था। मामला बढ़ता देख कुछ लोगों ने पुलिस को फोन करने की हिम्मत दिखाई और फोन भी निकाला, मगर जैसे ही उनको याद आया कि वो आरके का छोटा भाई है, उन सभी हिम्मत दिखाने वालों ने डर के फोन अंदर रख लिए। तभी सबकी नजर कबीर पर जाती है, जो खाना खाते हुए लड़ाई का लुत्फ उठा रहा था। काजल आधे नशे में उसके पास बैठी थी। सभी लोग चाह रहे थे कि कबीर पुलिस को फोन करे, क्योंकि उसकी पहचान हर्षवर्धन से भी थी, उसकी साख थी। काजल, तुम्हें मदद करनी होगी, एक क्लासमेट ने कहा। अभी आपको क्या लगता है? काजल ने कबीर की राय पूछी। कबीर ने अपना भोजन लगभग समाप्त कर लिया था। उसने दूसरे पक्ष के साथ उचित बात करने की तैयारी करते हुए अपने हाथ और पैर फैलाए। क्या कबीर जानते बूझते आरके के छोटे भाई विशाल से दुश्मनी मोल लेगा, या फिर चुपचाप भूमिका बांध काजल को लेकर पार्टी से चला जाएगा? क्या विशाल किसी को भी पार्टी से यूं ही जाने देगा? क्या होगा सुप्रिया का? या कबीर उसकी मदद करेगा, या काजल की वजह से उसे विशाल के हवाले छोड़ देगा?
कबीर का लड़ना भी मुनासिब नहीं और किसी को मुसीबत में छोड़ जाना उसकी फितरत भी नहीं। विशाल ने एक पूरे कमरे को बंधक बना लिया था। यही नहीं, उसने अंशुल सिंह से भी बदतमीजी की थी और उनको थप्पड़ भी मार चुका था। जब उसने विवेक पर हमला किया तो कुछ लोग कबीर से मदद मांगने आए थे। कबीर अभी भी उस कमरे में अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। वो बैठे बैठे लोगों के एक्शन के अकॉर्डिंग उनके इंटरेस्ट माप रहा था। शायद वो जानता था कि कोई भी इंसान बिना इंटरेस्ट के अपना इमेज नहीं बदलता है। कबीर जानता था कि अगर उसने दूसरे पक्ष को कुछ अच्छा मजा चखाया तो शायद वह इन असंबंधित लोगों को जाने दे सकता था। कबीर दूसरों को जानता भी नहीं था। उसने सोचते हुए अपने सामने से एक सिगरेट उठाई और काजल के सवाल का जवाब देते हुए बोला, मुझे नहीं पता है। दरअसल कबीर इन लोगों के साथ तर्क करने के लिए तैयार नहीं था। आखिर गलती इनकी ही थी। क्या बकवास इंसान हो तुम, हम लोग मदद मांग रहे हैं और तुम कहते हो पता नहीं। उन लोगों ने नाराज होते हुए कहा जो कबीर से मदद मांगने आए थे। वो कबीर की हरकत से और ज्यादा परेशान हो गए। उससे कुछ और बोलते इससे पहले ही कमरे में दरवाजे के बाहर से आवाज आई। ये आवाज बहुत भारी और बुलंद थी। सबका ध्यान उसी ओर गया। पहले तो सबको लगा कि शायद पुलिस आई है, मगर बाद में उनका भ्रम टूट गया। एक पल रुको, यहाँ जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। जिस हरकत से सबका नुकसान हो वो नहीं करना चाहिए। आवाज की दिशा में देखते ही जहां बाकियों की हालत खराब हो गई, विशाल के मुंह से निकला, भैया। विशाल ने असमंजस में पूछा जब उसने देखा कि बोलने वाला इंसान आर के था। आर के यहाँ कैसे आया ये बात जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसके आदमी हर जगह थे और लॉबी मैनेजर उन्हीं में से एक था। अंशुल सिंह के लॉबी मैनेजर ने उसे फोन करके बुलाया था। आर के ने पर्पल कलर का सूट पहना था। वैसे तो आर के बहुत पहले आ गया था, मगर कमरे के बाहर खड़ा था ताकि माजरा समझ सके और फिर कार्रवाई करे। वो अपने भाई के अकेली चीजों को संभालने की क्षमता देखना चाहता था। आखिरकार विशाल भी भविष्य में मास्टर जियो के अधीन काम करने वाला था। वो अकेले अपनी रक्षा कर पाता है या नहीं, आर के को केवल उतना जानना था। दरअसल आर के शुरू से अंत तक विशाल के परफॉर्मेंस से काफी खुश था, लेकिन जैसे ही उसने कबीर को पीछे देखा उसका मुस्कुराता चेहरा उतर गया, जैसे उसने किसी डेविल को देख लिया हो। कमरे की हर चीज को भूल वो अब सिर्फ कबीर को ही देखे जा रहा था। सबसे पहले उसने महसूस किया कि कबीर थोड़ा अपरिचित था। अपने दिमाग पर कुछ ज्यादा जोर डालने पर उसे याद आया कि कबीर कौन था। कबीर वही था जिसको मास्टर जियो ने कुछ महीनों पहले दक्षिणी शहर के किंडरगार्टन में मारने की प्लानिंग की थी, मगर कबीर वहां से बचकर निकल गया था। आर के यूं तो एक बड़ा नाम था, मगर खुद वो कबीर की बहुत इज्जत करता था। ये इज्जत तब और बढ़ गई थी जब कबीर ने अंधेरे कमरे में 20 लोगों को अकेले मार गिराया था। जब उसने कबीर को देखा तो उसे याद आया कि मास्टर जियो ने क्या कहा था। इस इंसान से मिलने के बाद सबसे पहले उसे हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि वो उसे नाराज न करे और उसका ईगो हर्ट न करे। दूसरी बात, उसे दोनों पक्षों के जल्द से जल्द मीटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। ये दोनों ही बातें आरके के दिमाग में थी। कबीर ने ये उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आरके का सिर्फ एक शब्द ही काफी होगा। वो समझ गया कि आरके कोई मामूली आदमी नहीं है। सबको शांत करने के बाद आरके धीरे से कबीर की तरफ आया और बोला, मिस्टर कबीर, मुझे सच में अफसोस है, लेकिन मेरा ये भाई समझदार नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ थे। आरके ने कबीर से माफी मांगी। आरके की निगाहें कबीर को ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व कर रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि कबीर के इतने गुप्त होने की वजह क्या थी। भला इस आदमी के नॉर्मल से लुक को देखकर कौन मानेगा कि इसने 20 लोगों को अकेले मारा था। इसकी पत्नी पता नहीं इसके साथ कैसे रहती होगी। काजल भी आरके को बहुत गौर से देख रही। उसने पहले कभी भी कबीर के पास किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा था। वो इशारों में कबीर से पूछती है, ये कौन है, जिसका जवाब कबीर सिर हिलाकर नहीं जानता में देता है। कबीर भी सोच रहा था कि कौन है, मुझे कैसे जानता है, मैं तो इसका नाम ही पहली बार सुन रहा हूं। ये देखकर कि कबीर उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है, आरके ने जल्दी से अपना परिचय दिया। मिस्टर कबीर, मैं मास्टर जियो का आदमी हूं। आपको तो याद होगा कि पिछली बार जब आप शहर के दक्षिणी हिस्से के किंडरगार्टन में थे तो एक हादसा हुआ था आपके साथ। हम उस समय वहीं थे। उम्मीद है आप अमरेंद्र को भी नहीं भूले होंगे। जब कबीर ने शहर के दक्षिण में किंडरगार्टन के बारे में सुना तो उसकी आंखें फैल गई और उसने काजल की ओर देखा। काजल ने भी उसी समय कबीर की ओर देखा। उसकी आंखों में बेचैनी ने कबीर के दिल में दर्द ला दिया। आप लोग सच में वहां थे? वैसे आप लोग क्या कर रहे थे वहां? कबीर ने रक्षात्मक रूप से कहा। मिस्टर कबीर, आपने गलत समझा। आपको मेरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको आमंत्रित करने के लिए सिर्फ मास्टर जियो का आदेश पूरा कर रहा हूँ। आरके ने बेहद गंभीर भाव के साथ और शांत स्वर में कहा। क्या ये इतना आसान है? कबीर संदिग्ध था।
मास्टर जियो जैसे आदमी को मुझ में क्या इंटरेस्ट है? वो आखिर मेरे जैसे किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती करना क्यों पसंद करेंगे? कबीर ने बात खत्म करते करते अपना एक हाथ टेबल पर रख दिया। हर सवाल का जवाब हर वक्त नहीं मिल सकता है। कुछ चीजों को वक्त पे छोड़ना अच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि आज आपने एक अच्छा समय बिताया होगा मिस्टर कबीर। आरके ने मुस्कुराते हुए कबीर का सवाल टाल दिया और अपनी बात कह भी दी। हालांकि आरके न तो विनम्र था और न ही अभिमानी दिखाई दे रहा था, लेकिन समझदार आंखों वाला कोई भी व्यक्ति ये बता सकता था कि वो कबीर से डरता था। वो उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहता था जो उसे मौत की तरफ ले जाए। ये ऐसा था जैसे कोई भेड़िया शेर से मिल रहा हो। ठीक है, आपकी बातों को सुनकर लगता है कि मुझे मास्टर जियो से भी मिलना चाहिए, और पिछली बार जो हुआ उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उनका धन्यवाद करना चाहिए। कबीर ने कुछ देर सोचकर मास्टर जियो से मिलने और इस मामले पर खुलकर चर्चा करने का फैसला किया था। हालांकि बाकी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर और आरके एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेल रहे थे। हम अब आप सबको परेशान नहीं करेंगे, आरके ने सभी को संबोधित करते हुए कहा। उसने मुड़कर विशाल के सिर के पिछले हिस्से पर थपकी से मारा और बोला, ये मिस्टर कबीर हैं, इनसे माफी मांगो। आरके ने इस बार सख्ती से विशाल से कहा। आई एम सॉरी मिस्टर कबीर, मैं कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया था, लापरवाह हो गया था। विशाल ने सीधे सीधे माफी मांगी। हालांकि जिस क्षण से कबीर खड़ा हुआ था, विशाल को लगा था कि कबीर को पीटा जाएगा, मगर बाद में जो हुआ वो दर्शकों की कल्पना से पूरी तरह से परे था। विशाल को लगा जैसे वो हार गया हो एक पल में। उसे लगा जैसे दूसरे पक्ष को सजा न मिलने पर उसने कुछ खो दिया हो। चूंकि अब मामला सुलझ गया था, इसलिए कबीर और काजल तुरंत घर जाने के लिए तैयार हो गए। मिस्टर कबीर, कृपया मुझे आपकी देखभाल न करने के लिए माफ करें। ये क्राउन का लाइफ टाइम मेंबरशिप है, प्लीज आप इसे ले लो। अंशुल सिंह ने देखा कि कबीर जा रहा है तो वो उसके पास गया और बोला। अंशुल सिंह ने जब हर्षवर्धन द्वारा कबीर को ड्रिंक ऑफर करते हुए देखा तो सब कुछ एक मजाक माना था, लेकिन आरके का व्यवहार देखने के बाद वो समझ चुका था कि कबीर मामूली आदमी नहीं है, इसलिए वो उसके साथ विनम्र हो रहा था। इसके अलावा ये भी साफ था कि कबीर बहुत जल्द मास्टर जियो से मिलने वाला था। ये बहुत बड़ी बात थी अंशुल सिंह के लिए, क्योंकि अंशुल सिंह भी मास्टर जियो का ही आदमी था, मगर वो पूरे साल मास्टर जियो को देख भी नहीं सका था। अंशुल सिंह ने अपने अधिकार के तहत एकमात्र आजीवन सदस्य कार्ड कबीर को दे दिया ताकि कबीर के साथ उसके संपर्क में बना रहे और संबंध अच्छे रहे। धन्यवाद, कबीर ने सदस्यता कार्ड स्वीकारते हुए कहा और वहां से निकल गया। काजल अभी भी एक पुरानी क्लासमेट थी। कबीर को एक बार हमसे मिलकर जाना था, भीड़ से आवाजाही। मैं कहता हूँ इतनी मुलाकात आप सभी के लिए काफी थी, मगर आज कबीर नहीं होता तो आप लोग के साथ क्या क्या होता यह आप लोग सोच भी नहीं सकते। वो कौन है ये तो हमने देख लिया, मगर वो क्या है ये कोई नहीं जानता, विवेक ने भीड़ को शांत करते हुए कहा। हालांकि वो कबीर को नापसंद करता था, मगर वो जानता था कि उसे किसने बचाया है। अब वहां मौजूद छात्रों के समूह को एहसास हुआ कि जिसे वो निकम्मा दामाद समझ रहे थे वो दरअसल इनका बाप था। बिना हथियार उठाए ही उसने पूरा माहौल बदल दिया था। अभी उन सब के लिए दो बातें सोचने लायक थी। पहली की मेडिसिन ग्रुप के चेयरपर्सन हर्षवर्धन चौधरी ने कबीर को इज्जत दी थी, और दूसरे की शहर के सबसे खतरनाक इंसान मास्टर जियो का राइट हैंड भी कबीर से डर रहा था। उसने भी कबीर से माफी मांगी, जबकि तब तक कबीर सामने भी नहीं आया था। लड़ाई तो विशाल और विवेक के बीच थी, मगर सुलझा कबीर की वजह से। कबीर के जाने से पहले विवेक ने भी धीरे से उससे माफी मांगी थी। कबीर ने उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया था। कुछ वक्त बाद जब होटल के मेन गेट से उन्होंने कबीर को अपनी छोटी सी कार में जाते देखा तो वो दंग रह गए। तब उनकी समझ में आया कि वैल्यू शब्द का अर्थ क्या होता है। कबीर इतना बड़ा आदमी था, मगर फिर भी वो एक साधारण सी गाड़ी में चलता था। घर के रास्ते पर काजल ने कबीर से बोला, अभी मास्टर जियो कौन है? उसे उस रात के अपहरण के बारे में वास्तव में भी पता है? मैं तो ये कहूंगी कि बेहतर होगा अगर आप न जाएं। पता नहीं वो कैसा आदमी। काजल की बात पर कबीर मुस्कुरा रहा था। वो जान रहा था कि उसकी पत्नी को चिंता हो रही है। ओ मेरी प्यारी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मास्टर जियो को कोई काम होगा मुझसे। कबीर ने कोमल होने की पूरी कोशिश की। उसने बात को बदलने की कोशिश में कहा, देखो मेरे पास एक चेक भी है। मगर काजल से बातों में जीतना बहुत मुश्किल था, और बातों से बहलाना और भी ज्यादा मुश्किल। काजल को कबीर पे उसी रात के बाद से शक था जब से कबीर ने उसे बचाया था, क्योंकि कबीर आज तक उसे नहीं बता पाया था कि उसने काजल को 30 लोगों से कैसे बचाया था। साथ में अमरेंद्र का मरना भी अजीब था। एक चेक? कैसा चेक? किसने दिया आपको? हालांकि एक पल के लिए कबीर कामयाब हो गया। ये उसने दिया है जिसके पास कम पैसे हैं। सिग्नेचर देखो, कबीर चेक देते हुए बोला। काजल ने चेक को संदिग्ध रूप से लिया और देखा कि उस पर हस्ताक्षर सुबोध पाल का था।
उसने आपको पैसे क्यों दिए? काजल ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, फिर पूछा। शायद इसलिए कि मैं गरीब हूं और वो मेरी मदद करना चाहता है। कबीर ने मजाक किया, मगर ये मजाक काजल को पसंद नहीं आया। उसे बार बार ये ख्याल परेशान करने लगा कि भला सुबोध पाल कबीर को इतनी मोटी रकम चेक के रूप में क्यों देगा? क्या काजल अब कबीर का सच जानने के लिए ज्यादा मुस्तैद हो जाएगी? शक तो उसे पहले से था, मगर क्या अब वो शक को यकीन में बदलने की कोशिश करेगी? क्या होगा जब कबीर की असलियत काजल के सामने आ जाएगी? आखिर कितने दिनों तक कबीर अपने बीती जिंदगी को राज बनाकर रख पाएगा, खासकर जब एक एक कर उसका पुराना सच सामने आकर खड़ा होते जा रहा था? कैसे बचेगा कबीर अपने सच से, और कैसे बचाएगा वो काजल को अपनी काली परछाई? काजल और कबीर को पार्टी में एक सरप्राइज मिला था जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। पार्टी का माहौल बहुत अच्छा था, मगर अचानक कुछ लोगों की लापरवाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसी जगह पर कबीर की मुलाकात होती है मास्टर जियो के राइट हैंड से, यानी कि आरके। पार्टी में उसके भाई ने ही कुछ बवाल किया था, जिसे बाद में उसने संभाल लिया था। आरके ने बहुत चालाकी से कबीर को मास्टर जियो से मिलवाने की कोशिश की थी। सब कुछ ठीक होता देख काजल और कबीर घर की तरफ निकल चुके थे। घर के रास्ते पर काजल ने कबीर को मास्टर जियो से दूर रहने को कहा था। बाद में कबीर ने काजल को एक चेक दिखाया था जो उसे सुबोध ने दिया था। काजल अब इन चीजों को देख समझ जाती है कि बात सिर्फ इतनी है कि उसे सचमुच कड़ी मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो भविष्य में अपने पति की बराबरी नहीं कर पाएगी। वहीं कबीर को नहीं पता था कि काजल क्या सोच रही है। अगर उसे पता होता तो वो काजल को यूं अकेले परेशान नहीं होने देता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं या कितना कमाते हैं, आप कबीर के सच्चे प्यार हैं जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। जब वे दोनों घर लौटे तो मीरा पहले से ही आराम कर रही थी। दूसरी ओर केशव सारस्वत कबीर की वापसी का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर कि केशव उसका इंतजार कर रहा था, कबीर ने सोचा कि क्या उसने उसे गलत सुना है। अक्सर उस घर में ऐसा देखने को नहीं मिलता था कि कोई कबीर का इंतजार कर रहा है। कबीर सीधे केशव के पास चला गया। वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था। आप लगभग 2 वर्षों से हमारे सारस्वत परिवार में आए हैं और दिन भर अपने उस छोटे काम को करते रहते हैं। मेरा मतलब वही पार्सल डिलीवर करते रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि आपके इस काम के कारण हमारे परिवार का नाम खराब हो रहा है, केशव ने कहा। उसके हारने की बात 1-2 दिन दूर नहीं थी। ये सब क्या था? कबीर ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने केवल केशव को देखा जो शायद आगे भी कुछ बोलने जा रहे थे। इस बार मेडिसिन होटल के साथ मेरे सहयोग का कारण यह है कि दूसरे पक्ष ने सारस्वत परिवार के चैनलों और मेरे पर्सनल एबिलिटीज पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। आखिरकार इस कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ तुम्हारा भी हक है। थोड़ी मेहनत तुमने भी की है, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना चाहिए। अपना वो पुराना काम छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। केशव सारस्वत केवल अपनी बेटी के लिए सोच रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को तोड़ना मुश्किल होगा, इसलिए वो इस बेकार दामाद का भी समर्थन कर सकता है। कबीर भी समझ पा रहा था कि केशव सारस्वत आज इतना क्यों बदल गए हैं। वो उन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, तो कबीर को ही अच्छे काम में इन्वॉल्व कर लिया जाए। क्या वो और बेशर्म हो सकता है? केशव को अभी भी लगता था कि कॉन्ट्रैक्ट अगर मिला है तो सिर्फ उसके खुद की काबिलियत के कारण। कबीर का उसमें कोई योगदान नहीं है। कबीर मन ही मन ये भी सोचता है कि अगर मैं हर्षवर्धन को खोजने नहीं गया होता तो शायद हर्षवर्धन को नहीं पता होता कि आप कौन थे। लेकिन आज उसके लाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पर ही उसी को काम पर रखा जा रहा है। कबीर ने महसूस किया कि हर्षवर्धन को अपनी भूमिका निभाने की अनुमति देकर उसने पहले इसे बहुत अधिक कर दिया था। शायद हर्षवर्धन को नॉर्मल इंसान समझ रहा था। कबीर को यह भी समझ आता है कि केशव पर घमंड आ रहा है। कबीर कुछ और सोचता, इससे पहले ही कबीर के कानों में आवाज आई, तुम्हारे लिए इस तरह से बाहर जाना अभी भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि यह बेहतर है कि तुम कल आओ और मेरी तरफ देखो। तुम्हें इस परिवार की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। केशव ने इस बार कबीर को जिम्मेदारी के लेक्चर में बांधने की कोशिश की। कबीर की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए केशव सारस्वत ने सोचा कि यह कबीर के लिए एक झटका था। उसके दिल में उसे लगा कि कबीर की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वैसे भी कबीर की इमेज एक पागल की ही थी उस घर में। कल पापा, मुझे कल कुछ करना है, मतलब मुझे कल कुछ काम है। कबीर ने अपना व्यवसाय खत्म करने के लिए कल मास्टर जियो के पास जाने की योजना बनाई थी। उससे मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि काजल भी उस दिनों में कॉलेज जाने वाली थी।
कबीर कितना भी चाह ले, वो हर वक्त काजल के पास नहीं रह सकता था। काजल की सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए कबीर ने मास्टर जियो से मिलना ही बेहतर समझा था। हाँ पिताजी, कबीर ने मुझसे पहले ही वादा किया था कि वो मुझे कल कुछ पढ़ाई में मदद करने वाला है। एक्चुअली कॉलेज का एक असाइनमेंट है जो मुझे करना है, कबीर के साथ मिलकर। काजल जो बगल में थी खुश थी कि उसके पिता ने आखिरकार कबीर को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। कबीर की बातों को सुनकर उसे याद आया कि कबीर कल मास्टर जियो के साथ एक मुलाकात करना चाहता था। काजल ने आनन फानन में चीजों को संभालने की कोशिश की थी। मेरी राय में आप केवल मिट्टी का एक टुकड़ा है जो दीवार का समर्थन नहीं कर सकता है। क्या आपके करियर में ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है? केशव ने गुस्से में कहा। ठीक है पिताजी, कबीर जानता है कि आपका क्या मतलब है। वो कल दोपहर आपको जरूर से फोन करेगा, काजल ने बोला। बस आप सुबह का वक्त मुझे दे दीजिए पापा, कबीर ने बोला। ये देखकर कि जिस स्थिति को उसने आखिरकार सुलझा लिया था वो एक बार फिर तनावपूर्ण हो सकती है, काजल ने जल्दी से खराब तरीके से केशव सारस्वत से कहा, आप इतनी जल्दी फैसला मत करिए पापा। केशव सारस्वत ने आह भरी और अपने बेडरूम की ओर मुड़ गया। अगली सुबह कबीर ने नाश्ता किया और सारस्वत परिवार को छोड़ दिया। उसने अपना फोन निकाला और आरके को फोन किया। पहले तो आरके ने उसे कोई रिस्पांस नहीं दिया, मगर बाद में उसने फोन उठाया और कबीर से बात की। फोन के दूसरी तरफ आरके अभी भी थोड़ा चकित था। ये जानने के बाद कि कबीर है तो तुरंत कुछ लोगों की व्यवस्था करने के लिए तैयार हो गया। उसे यकीन नहीं था कि कबीर इतनी जल्दी रिस्पांस करेगा। अभी तो उसने एक रात पहले ही उसे ऑफर दिया था। अंधेरी रात में भटकने वाले आरके के लिए ये एक सामान्य व्यक्ति की सुबह के 1 या 2 बजे थे। कबीर का नाम सुनकर उसकी सारी नींद गायब हो गई थी। बाद में उसने अपने सारे कॉन्टेक्ट्स को निकाला और कबीर को पिक करने का ऑर्डर दिया। मास्टर जियो का राइट हैंड होना बहुत बड़ी बात थी। आरके कबीर को बुलाने के बाद मास्टर जियो की तलाश में लग गया। उसे नहीं पता था कि उसका बॉस कहाँ है। ऐसे में सिक्योरिटी कंसर्न के कारण मास्टर जियो अपनी लोकेशन बहुत जल्दी चेंज करता था। सौभाग्य से मास्टर जियो अपने रूटीन का बहुत पक्का था और वो अपने टाइम टेबल को बहुत सीरियसली लेता था। इनफैक्ट अंडरवर्ल्ड में भी उसे बहुत पाबंद इंसान की तरह भी जाना जाता था। एक किस्सा भी मशहूर उसके लिए कि एक बार उसका कोई आदमी अपने वक्त से 5 मिनट लेट आया था। कहते हैं कि मास्टर जियो ने उसे 5 गोलियां मारी थी सिर्फ उसके लेट आने के कारण। वहीं अगर आपसे कोई दूसरी गलती होती है तो आपको शायद माफी मिल जाए, मगर वक्त की पाबंदी आप में तो होना ही चाहिए। आरके ने जैसे तैसे मास्टर जियो को कबीर के आने की सूचना दी। मास्टर जियो भी परेशान था कि ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। आरके ने कैसे कबीर को मिलने के लिए मनाया होगा। खैर, अब जब कबीर आ ही रहा था तो मास्टर जियो उसकी तैयारी में लग गया। पहले उसने सिक्योरिटी को अहमियत देते हुए सबको एकदम चौकन्ना रहने को कहा। फिर उसने कबीर के खाने पीने और उसके लिए कुछ हथियारों का इंतजार किया। मास्टर जियो के बाकी आदमी कुछ परेशान थे अपने बॉस के बिहेवियर को देखकर। उन्होंने अपने बॉस को पहले कभी भी इतनी तैयारी करते हुए नहीं देखा था। ये व्यक्ति थोड़ा उग्र था और अगर वो कबीर को जीतना चाहता था तो भी वो उसे कमतर नहीं आंक सकता था। उसे कुछ लोगों की व्यवस्था करनी थी जो कबीर को बताने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। केवल अच्छी पिटाई से ही इस हथियार का उपयोग करना आसान होगा। वहीं दूसरी तरफ कबीर अपनी कार में बैठ गया और इसके बारे में सोचा, लेकिन उसे अभी भी काजल के घर पर अकेले होने का भरोसा नहीं हो रहा था। आखिर में कबीर से रहा नहीं गया और उसने अपना फोन निकाला और कार्तिकेय से कहा कि काजल के दूर रहने के वक्त हिडन गार्ड्स को उसकी सुरक्षा में लगा दो। काजल अक्सर अकेले अकेले होती थी तो बाहर घूमने निकल जाया करती थी। कार्तिकेय ने हैरान होकर पूछा, बॉस, क्या तुमने अभी तक अपनी छोटी कोमल पत्नी को अकेले रहना नहीं सिखाया है? तुम्हें मेरी सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? कबीर ने अपने कमीने ड्राइवर को देखा जो आगे की पंक्ति में गाड़ी चला रहा था। फिर उसने अपनी आवाज कम की और थोड़े से में बताया कि वो इस बार मास्टर जियो के पास जा रहा था। बॉस, मेरे पास आपके लिए एक संदेश है। मुझे अभी तक यकीन नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसका आपसे कुछ लेना देना है? कार्तिकेय ने कुछ सोचते हुए कहा। मुझे बताओ। कबीर अभी भी कार्तिकेय की इंफॉर्मेशन पे भरोसा करता था। कभी कभी उनके जैसे लोग अपने जीवन को बचाने के लिए इंफॉर्मेशन पर ही भरोसा करते हैं। हमारे राष्ट्र की खबरों के मुताबिक सारस्वत उपनाम वाला एक इंसान है जिसने अपने रिसर्च रिजल्ट्स को चुरा लिया है। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका के सीक्रेट सर्विस ने इस रिपोर्ट की मुंह मांगी कीमत देने की बात कही है। यह रिसर्च न्यूक्लियर डील्स से रिलेटेड था। आपको पता ही होगा, पूरे देश से भूमिगत बलों को एक एक करके मिशन करना बढ़ता जा रहा है। बॉस, आपने कहा था कि मास्टर जियो में भी कुछ ऐसी खूबी है
इसलिए मैंने आपको सब बताया है। मेरे हिसाब से मास्टर जियो आपको उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लालच में बुला रहा है। कार्तिकेय ने अपने पास मौजूद जानकारी का खुलासा किया। लिन को यह नहीं पता था, लेकिन कबीर जानता था कि काजल का एक बड़ा भाई है जो फ्रांस के किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक था। उसके बड़े भाई ने ग्रीन कार्ड ले लिया था और दूसरे देश में बसने का फैसला किया था। इसलिए ये जानने के बाद कि काजल और कबीर को लीगल सर्टिफिकेट मिल गया था, वो बाहर भाग गया था। कबीर यहाँ कार्तिकेय को अपने घर की कहानी बताता है, कैसे केशव और मीरा पहले नहीं मानी और बाद में काजल और कबीर ने मिलकर उनको कैसे मनाया अपने रिश्ते के लिए। जरूर, लेकिन तुम्हारा क्या बॉस? कार्तिकेय ने कबीर के व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया, वो सिर्फ उत्सुक था। अगर कबीर चाहता था कि वो सारस्वत परिवार की रक्षा करे तो उसे करना ही होगा। मैं वहां दो कारण से जा रहा हूं। पहला, किंडरगार्टन की समस्या को हल करना है और दूसरा, मुझे ये देखने की जरूरत है कि मास्टर जियो वास्तव में सारस्वत परिवार से क्या चाहता है। कबीर ने ईमानदारी से कहा। ठीक है, निश्चिंत रहें बॉस, मेरे रहते आपकी पत्नी निश्चित रूप से ठीक रहेगी, कार्तिकेय ने वादा किया। कबीर ने फोन काट दिया और देखा कि उसके सामने वाले ड्राइवर ने जानबूझकर अपनी आवाज कम करने के बाद उसके कान काट लिए थे। वो जानता था कि दूसरे पक्ष ने उसकी बातें सुनी होगी। कुछ बेहतर करने के लिए उसे पहले इस साथी को स्थिर करना पड़ा। उसने अपने शरीर की तलाशी ली और कहीं से एक सुई निकाल ली। कार रुको, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कबीर ने अपना पेट पकड़कर झूठ बोला। हालांकि ड्राइवर को यह नहीं पता था कि कबीर क्या करने जा रहा है। उसने सहज रूप से उत्तर दिया, मिस्टर कबीर, हम जल्दी ही मास्टर जियो के पास होंगे, इसे थोड़ा सा बर्दाश्त करें। कबीर ने अपनी सांस रोक रखी थी, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया और उसके सिर के ऊपर से पसीना निकलने लगा। अब कबीर के दिमाग में नया प्लान क्या था, जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1 सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।